फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रतिका गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम वाइकेरियस लायबिलिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। वाइकेरियस लायबिलिटी बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही इजी चैप्टर है, सो विल बी एबल टू फिनिश इट इन वन गो। राइट, लेट अस बिगिन विद इट। सबसे पहले एक जनरल रूल होता है विच यू ऑल माइट बी फेमिलियर विद और बहुत ही रेलिवेंट है, और वो जनरल रूल ये कहता है कि हर इंसान अपनी लायबिलिटी के लिए खुद ही, अपनी रॉन्गफुल एक्ट के लिए खुद ही लायबल होता है। इट मीन्स अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया उसके लिए यू विल बी हेल्ड लायबल। इफ आई कमिट समथिंग रॉन्ग उसके लिए आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर इट। यानी कि एवरी पर्सन इज लायबल फॉर हिज और हर ओन रॉन्गफुल एक्ट एंड ही और शी डज नॉट इनकर एनी लायबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय सम अदर पर्सन। बट लॉ में कभी कभार ऐसा होता है कि गलती किसी और की है बट लायबिलिटी किसी और की बनती है। उसी को हम बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। यानी कि वाइकेरियस लायबिलिटी एक एक्सेप्शन है टू दैट जनरल रूल। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या कहती है? लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय सम अदर पर्सन। यानी अगर बी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, बी के रॉन्गफुल एक्ट के लिए बी की तो लायबिलिटी बनेगी क्योंकि बी हिमसेल्फ हैज कमिटेड समथिंग रॉन्ग, बट उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए ए की वाइकेरियस लायबिलिटी बन सकती है। ए की वाइकेरियस लायबिलिटी कब बनेगी? वो तब जब वाइकेरियस लायबिलिटी चैप्टर के कुछ एसेंशियल्स जो हैं वो फुलफिल्ड होंगे। जब ये एसेंशियल्स फुलफिल्ड हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो हम ए पे भी इम्पोज कर सकते हैं। और वो एसेंशियल्स क्या हैं? देखो, सबसे पहला है रिलेशनशिप। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज। और दूसरा, दैट रॉन्गफुल एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ए और बी दो लोग हैं, एक की गलती के कारण दूसरे की लायबिलिटी सिर्फ तब अराइज होगी जब ये दोनों एसेंशियल्स कंप्लीट होंगे। और हम इस चैप्टर में रिलेशनशिप को 3 हेड्स में रीड करेंगे। पहला है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट। इन 3 रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे। जब कभी किसी भी सिचुएशन में विद इन 2 पीपल इन रिलेशनशिप्स की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है तो वहाँ पे हम वाइकेरियसली लायबल ठहरा सकते हैं प्रिंसिपल को, मास्टर को और पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एज द केस में भी। और दूसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनको समझने से पहले हम नेचर ऑफ लायबिलिटी समझ लेते हैं क्या होती है। वाइकेरियस लायबिलिटी में जो लायबिलिटी अराइज होगी ए और बी दोनों की, वो क्या होगी? जॉइंट एंड सेवरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट? जॉइंट एज द टर्म इंडिकेट्स, जॉइंट मतलब दो लोगों की जो है वो लायबिलिटी इकट्ठी जो है वो बनेगी। अब ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज एजेंट जो है वो ए है, प्रिंसिपल जो है वो बी है। ए की जो लायबिलिटी है वो तो बनेगी क्योंकि ए इज समबडी जिसने खुद ही रॉन्गफुल एक्ट किया। जब रॉन्गफुल एक्ट ए ने किया तो ए तो लायबल होगा, बट उसके साथ साथ बी की यानी कि प्रिंसिपल की लायबिलिटी भी बनेगी अगर ये एसेंशियल्स कंप्लीट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट। वो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स हो जाएंगे। टॉर्ट फीजर्स मतलब जो टॉर्ट कमिट करते हैं, जो कोई सिविल रॉन्ग कमिट करते हैं, तो दोनों की लायबिलिटी रहेगी। और दोनों की लायबिलिटी रहती क्यों है? अब ऐसा क्यों है कि एजेंट की या मास्टर की गलती के एजेंट की या सर्वेंट की गलती के कारण उनका प्रिंसिपल या मास्टर लायबल होता है? ऐसा क्यों होता है? एक मैक्सिम है, उसके कारण होता है, विच इज रिस्पोंडिएट सुपीरियर। इसका मतलब ये होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, क्योंकि ऑब्वियसली एजेंट से ज़्यादा पावरफुल प्रिंसिपल होते हैं, सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल मास्टर होते हैं। तो क्या होता है कि हमेशा इनकी लायबिलिटी जॉइंट रहती है, दोनों लायबल होंगे, और इनकी लायबिलिटी साथ के साथ सेवरल भी रहती है। सेवरल का मतलब होता है, ये दोनों टर्म्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था जनरल डिफेंसेस में, उसमें हमने यही समझा था कि जॉइंट और सेवरल का मतलब होता क्या है। जॉइंट मतलब दोनों की, जॉइंट मतलब दोनों, जॉइंट टॉर्ट फीसेस। सेवरल का मतलब होता है कि अब जब प्लेंटिफ केस फाइल करेंगे, नाउ प्लेंटिफ हैज अ कोर्स ऑफ एक्शन ईदर अगेंस्ट एजेंट यानी कि ए और अगेंस्ट प्रिंसिपल यानी कि बी और अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। उनकी मर्जी है वो जब कॉम्पेंसेशन क्लेम करेंगे वो किससे करना चाहते हैं, एजेंट से, प्रिंसिपल से, या दोनों से इकट्ठा कॉम्पेंसेशन क्लेम करना चाहते हैं। बट यूजुअली केसेस में क्या होता है कि जो कॉम्पेंसेशन क्लेम करती है प्लेंटिफ पार्टी, वो या तो प्रिंसिपल से करती है या मास्टर से करती है, एज द केस में भी। क्योंकि रिस्पोंडिएट सुपीरियर अगेन ये मैक्सिमम अप्लाई होता है। इसका मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, बिकॉज ऑब्वियसली एजेंट से ज़्यादा पावरफुल प्रिंसिपल रहते हैं, सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल मास्टर रहते हैं। तो ये समझते हुए बिकॉज ऑफ द लार्जर पॉकेट साइज, तो हम मान लेते हैं कि जो प्लेंटिफ पार्टी है वो जो कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगी वो प्लेंटिफ पार्टी से, वो कॉम्पेंसेशन जो है वो प्रिंसिपल से या मास्टर से क्लेम करेगी। तो मतलब समझ आए कि जॉइंट और सेवरल क्या रहता है। हर एक केस में
जो लाइबिलिटी है वो यही रहेगी विच इज़ जॉइंट एंड सेवरल। अब हम समझते हैं कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए हम अथॉरिटी को चेक करेंगे। अगर आपने कभी भी देखना है कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये काम हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ के लिए हमें सिर्फ एक वर्ड को देखना है विच इज़ अथॉरिटी। अब अगर अथॉरिटी को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, सपोज प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अथॉरिटी दी किसी रॉन्गफुल एक्ट को करने की। प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी टू डू सम रॉन्गफुल एक्ट। प्रिंसिपल एजेंट को बोलते हैं कि तुम जाओ और एक्स को नॉक डाउन कर दो, यानी कि कार चलाओ और उसका एक्सीडेंट कर दो। अब प्रिंसिपल ने ही हैज़ ऑथराइज्ड हिज एजेंट टू डू समथिंग रॉन्गफुल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ पे अथॉरिटी किसने दी? प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ करने की। एजेंट ने किया इसीलिए वो लायबल है, प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया इसीलिए वो लायबल है। तो पहला अथॉरिटी में पहला पॉइंट आता है व्हेन मास्टर हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड हिज सर्वेंट और प्रिंसिपल हैज़ ऑथराइज्ड हिज एजेंट टू डू समथिंग रॉन्गफुल। दूसरा होता है, कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को मास्टर अपने सर्वेंट को या प्रिंसिपल अपने एजेंट को किसी सही काम को करने की अथॉरिटी देते हैं, बट द वे इन विच एजेंट और सर्वेंट हैज कमिटेड दैट एक्ट इट वाज समथिंग विच वाज अनऑथराइज्ड एंड अनलॉफुल। यानी कि अनलॉफुल एंड अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट ऑथराइज्ड बाय द मास्टर। अब मास्टर कहते हैं सर्वेंट को कि आप जाओ और मेरी गाड़ी चला लो। अब गाड़ी को किस तरीके से चलाना है ये मास्टर ने नहीं बताया। अब एक्स जाते हैं और नॉक ऑफ कर देते हैं किसी इंसान को। यहाँ पे देखा जाए तो मास्टर ने अथॉरिटी सिर्फ गाड़ी को चलाने की दी थी। उसने ये नहीं कहा था कि तुम जाओ और एक्स का जाके एक्सीडेंट कर दो। ठीक है, अभी क्या हुआ, इट वॉज एन अनऑथराइज्ड एक्ट। अथॉरिटी मास्टर ने नहीं दी थी सर्वेंट को कि तुम एक्सीडेंट करो, एंड इट वॉज समथिंग विच इज अनलॉफुल। ऑब्वियसली लॉ इस चीज़ के खिलाफ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या मास्टर की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी? तो आंसर है येस, क्योंकि यहाँ पे हम रीड करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। मास्टर कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने सर्वेंट को एक्सप्रेसली प्रोहिबिट किया था कि तुम ये नहीं करोगे। ऐसे तो हर मास्टर जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में और कहेगा कि आई हैव एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड, मैंने बोलकर या लिखकर अपने सर्वेंट को कहा था कि तुमने ये काम नहीं करना, स्टिल उसने किया, इसीलिए मैं वाइकेरियसली लायबल नहीं हूँ। तो ये डिफरेंस जो है इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, वो जो मास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं वो अवेल नहीं कर सकते। यानी कि ये भी अथॉरिटी का पार्ट बन गया। पहला हमने क्या किया था, अथॉरिटी टू डू समथिंग रॉन्गफुल। दूसरा, ही इज ऑथराइज्ड टू डू समथिंग राइटफुल, समथिंग विच इज लॉफुल। बट जिस तरीके से सर्वेंट ने उसको किया इट वॉज समथिंग विच वॉज अनऑथराइज्ड एंड एट द सेम टाइम अनलॉफुल, इसीलिए मास्टर की वहाँ पे भी वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अथॉरिटी के अंदर ऑल द इंसिडेंटल एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, अब वो अपना लंच करने जाते हैं, सम माइल्स अवे लंच करने जाते हैं। अब वहाँ से जाते हुए और आते हुए वाइल गोइंग एंड कमिंग बैक, ठीक है, अपनी मिड डे मील लेने जाते हैं, तो रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट कमिट होता है उनसे, बीइंग एन एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि ये मेरे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मतलब है कि इस चीज़ की अथॉरिटी मैंने नहीं दी, क्योंकि ये इंसिडेंटल एक्ट्स होते हैं, इसको हम इंसिडेंटल मानते हैं। हाँ, अब इसमें वेरिएशन ये आती है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो एक एम्प्लॉय है, फैक्ट्री में एम्प्लॉय है, वहाँ पे काम करता है। अब वैसे तो वो मिड डे मील लेने गया, बट वहाँ से ही इज़ गोइंग बैक टू हिज होम, अपनी फैमिली के पास चला गया और उनको वो पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक इंसिडेंटल एक्ट नहीं हुआ। अब कल को जब वो अपनी फैमिली को पिकनिक पे लेके चला गया, तो वो क्या हो गया, उसने उस कार को, उस व्हीकल को अपने प्राइवेट यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे मास्टर की या प्रिंसिपल की वाइकेरियस लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है। इंसिडेंटल एक्ट्स जितने भी होंगे वहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, लेकिन जब आप उसको इंसिडेंटल एक्ट का जो परव्यू है, जब आप उससे बाहर ले गए, अपने प्राइवेट यूज़ में ले गए, तो वहाँ पे मास्टर की या प्रिंसिपल की वाइकेरियस लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी। ठीक है, तो हम अथॉरिटी कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ आ गया है। अब हम इस चीज़ को एक केस लॉ से डिस्कस करते हैं। वो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे और बेटरली समझ आएगा कि अथॉरिटी को जो मैंने अंडर 3 हेड्स डिवाइड किया, एक्चुअल में कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता क्या है। तो वो हमारा केस लॉ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी 1978। इस केस लॉ में क्या हुआ था कि देवर वर हस्बैंड एंड वाइफ, उनके नेबरहुड में उनका एक फ्रेंड रहता था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था। अब हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, कुछ अमाउंट और कुछ चेक्स अपने फ्रेंड को दे दिए
और उन्हें कहा कि प्लीज़ आप बैंक में जब जाओगे, ही वॉज एन एम्प्लॉयर ऑफ दैट बैंक, तो जब आप बैंक में जाओगे तो वहाँ जाके आप इसको डिपॉजिट करवा देना बैंक में। बट हुआ क्या, उस इंसान ने, अब उन लोगों को, हस्बैंड वाइफ को कोई रिसीट भी नहीं मिली दैट योर अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। उस इंसान ने क्या किया, उनके फ्रेंड ने, जो उनका नेबर था, हु वॉज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन दी SBI, उसने क्या किया, उस अमाउंट को मिस अप्रोप्रिएट किया, उसको बैंक में डिपॉजिट करवाने के बजाय उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाइकेरियसली लायबल होगा फॉर दिस रॉन्गफुल एक्ट डन बाय इट्स एम्प्लॉय। तो यहाँ पे इसका आंसर कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि क्योंकि ये चीज़ उस इंसान ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में की थी एज अ फ्रेंड ऑफ दोज पीपल। तो यहाँ पे हम डिफेंसिबल, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो वाइकेरियसली लायबल है। उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी क्यों एस्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि जो काम उस इंसान ने किया, उनके एम्प्लॉय ने किया, उस चीज़ की अथॉरिटी, यानी कि वो चीज़ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुई, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने से मतलब है उस चीज़ की अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी थी। उसने जो किया, इट वॉज डन इन हिज प्राइवेट कैपेसिटी एज अ फ्रेंड ऑफ दोज डिपॉजिटर्स। तो यहाँ पे आप समझ लो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, सपोज देर आर 2 ब्रदर्स इन अ हाउस, उनमें से एक ब्रदर जो है वो बाहर कहीं अब्रॉड रहता है, बट ही इज़ द ऑनर ऑफ अ बाइक, जो बाइक यहाँ पे है, इंडिया में उसके घर पे है। अब उसके ब्रदर ने क्या किया, वो बाइक लेके चला गया। अब जब वो बाइक लेके चला गया तो ही कमिटेड एन एक्सीडेंट। अब उस एक्सीडेंट के लिए क्या उसके ब्रदर की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी? इसका भी आंसर है नो, क्योंकि अगेन अथॉरिटी, इस पॉइंट को समझ लो, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ जाओगे। यहाँ पे भी क्या है, उसका ब्रदर ही सिटिंग देयर इन अब्रॉड, उसे नहीं पता कि मेरा बाइक घर पे कोई यूज़ कर रहा है। ही हैज़ नॉट ऑथराइज्ड हिज यंगर ब्रदर टू यूज़ दैट बाइक। क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है तो इस चीज़ को आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं कहोगे। क्योंकि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो यहाँ पे उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बनेगी, और सिर्फ जो उसका यंगर ब्रदर है ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, आई होप अब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको समझ आ चुका होगा। अब आती है इन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने की टर्न। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। पहले तो ना हमारे पास 2 मैक्सिम्स हैं, विच मीन्स 2 मैक्सिम्स हैं, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, विच मीन्स ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। यानी कि प्रिंसिपल अगर कोई भी काम अपने एजेंट के थ्रू करवाता है तो ये मान लिया जाएगा कि एजेंट ने किया, प्रिंसिपल ने किया, एक ही बात है। ये मैक्सिम है जो उस चीज़ को सपोर्ट करता है। दूसरा, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, व्हिच मींस लेट द प्रिंसिपल बी लायबल बिकॉज ऑफ हिज लार्जर पॉकेट साइज, ऑब्वियसली ही इज सुपीरियर देन हिज एजेंट। तो यहाँ पे इनकी जो लायबिलिटी है वो बनती है। सेम इज द केस इन मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। यही 2 मैक्सिम्स है, यही 2 मैक्सिम्स अप्लाई होते हैं, और इन्हीं मैक्सिम्स के अवेलेबिलिटी के कारण हम वाइकेरियस लायबिलिटी चैप्टर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो दोनों मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं मैक्सिम्स के कारण इनकी जो लायबिलिटी है वो बनती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी, इस केस में भी, अथॉरिटी इज समथिंग जो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनाता है और एजेंट को एजेंट बनाता है। ठीक है, इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ दिस अथॉरिटी कि जो प्रिंसिपल है वो टॉप पे रहते हैं और एजेंट उनका सबॉर्डिनेट रहता है, नीचे रहते हैं। प्रिंसिपल अपने एजेंट को किसी भी काम को करने की जब अथॉरिटी देंगे और एजेंट उस काम को परफॉर्म करेगा, तो वो अथॉरिटी जो है वो प्रिंसिपल को यहाँ ले जाएगी और एजेंट को यहाँ ले जाएगी। तो इनका रिलेशनशिप अगर आपने डिफाइन करना है तो इनके रिलेशनशिप को ये वर्ड अथॉरिटी डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ लायबिलिटी एज इट इज रहेगी, जॉइंट एंड सिविल, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को भी ना। एग्जाम्पल है कैजुअल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हाट इज मेंट बाय कैजुअल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? कैजुअल का मतलब होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, एंड डेलीगेट इज टू इंटरेस्ट समबडी, किसी को अपना काम करने देना, इज टू इंटरेस्ट समबडी ऑफ अथॉरिटी। अब देखो यहाँ पे ए है, ए इज द ऑनर ऑफ अ कार, उसने अपनी कार थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड को यूज़ करने को दे दी। अब देखो ए ने अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड को यूज़ करने को दे दी, ए बीइंग एन ऑनर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए दी, फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब बी से क्या होता है, गलती से एक्सीडेंट कमिट हो जाता है, तो क्या यहाँ पे ए की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? तो इसका आंसर है यस, ए विल बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल। क्योंकि अब कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया था, उन्होंने कहा था कि ए ऑनर है, बेशक उसने कैजुअली बहुत थोड़ी देर के लिए डेलीगेट किया था, इंटरेस्ट किया था बी को विद अथॉरिटी टू यूज हिज कार, बट क्योंकि
यहाँ पे अथॉरिटी आई, ए की मर्जी के बिना तो बी उसकी कार नहीं ले गया। ए ने अगर अथॉरिटी दी तो उस अथॉरिटी ने ए को क्या बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, बी को क्या रख दिया, उसका एजेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ए की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी, ए विल बिकम प्रिंसिपल और बी विल बिकम एन एजेंट, और यहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ए की लायबिलिटी बनेगी। दूसरा हम रीड करते हैं पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब सेक्शन 26 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो क्लियरली ये स्टेट करता है कि जब किसी भी पार्टनर, दो या तीन जितने भी पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, किसी एक पार्टनर की गलती के कारण all the other partners will be held vicariously liable. They will also be held guilty of the wrongful act committed by one partner of the firm. एक ने गलती की, सभी की लाइबिलिटी बनेगी। और ये पॉइंट जो है हम सेक्शन 26 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्टडी करते हैं। अब इसको सपोर्ट करने के लिए एक केस लॉ है विच इज हैमलिन वर्सेस ह्यूस्टन एंड कंपनी, 1903 का केस लॉ है। इस केस लॉ में क्या हुआ था कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर ने क्या किया, उसने प्लेंटिफ के एक बंदे को ब्राइब दे दी, प्लेंटिफ के क्लर्क को ब्राइब दी, पैसा दिया कुछ, और ये कहा, और उसने ब्राइब देते हुए बहुत सारे सीक्रेट्स भी रिवील करे उस क्लर्क के जो मास्टर थे उनके रिगार्डिंग। तो दो लोग अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एक फर्म के दो पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर ने जो प्लेंटिफ था उसके क्लर्क को ब्राइब दी, कुछ पैसा दिया, और साथ के साथ उसके जो मास्टर थे उनके कुछ सीक्रेट्स भी रिवील करें, और पैसे देते हुए ये कहा कि तुम जो है अपने मास्टर का काम छोड़ दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो, उनके यहाँ काम मत करो, बिकॉज मैंने तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करे हैं उनके बारे जो सच हैं। तो यहाँ पे ये एक रॉन्गफुल एक्ट है जो बेशक एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक ही पार्टनर ने किया, बट जो दूसरा पार्टनर है बीइंग इनोसेंट वो भी वाइकेरियसली लायबल होगा फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय दैट वन पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसने कुछ गलत किया तो उसकी भी लायबिलिटी बनेगी। यही हमारा कहता है पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को एक वर्ड डिफाइन करता है अथॉरिटी, उसी तरीके से मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को भी एक वर्ड इंपॉर्टेंटली जो है वो बताता है, दैट इज मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड है, मास्टर मस्ट हैव फुल कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ओवर हिज सर्वेंट। यानी कि सर्वेंट वही इंसान कहलाएगा जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल है मास्टर पे। मास्टर नोज व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, इन व्हाट वे इट इज टू बी डन। यानी कि मास्टर की पूरी डिस्क्रिप्शन रहती है सर्वेंट पे, वो कभी भी सर्वेंट को कुछ भी करने को बोल सकता है, विच मीन्स फुल कंट्रोल, फुल डायरेक्शन एंड सुपरविजन में होता है सर्वेंट अपने मास्टर के। और जब आपने देख लिया कि किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ है तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो कि इसमें मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है। अब इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के कुछ एसेंशियल्स है जो मैंने ऑलरेडी बता दिए, वो ये हैं कि इस रिलेशनशिप में सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय द सर्वेंट, वो सर्वेंट ने किया होना चाहिए और वो ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया होना चाहिए। अब सर्वेंट कौन है, सर्वेंट ने किया होना चाहिए रॉन्गफुल एक्ट, अगर सर्वेंट करेगा तभी मास्टर की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी। बट क्वेश्चन ये है कि सर्वेंट कौन है, तो सर्वेंट वही इंसान है जो अपने मास्टर के पूरे 100% कंट्रोल में है, उसकी डिस्क्रिशन में है, उसकी सुपरविजन में है, उसी की डायरेक्शंस के अंदर वो काम करेगा, तो वही सर्वेंट है। तो यहाँ पे निकल के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है विच इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सर्वेंट। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो इंसान होता है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, यानी कि ही इज़ हिज ओन मास्टर, ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिप्शन, वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है, जब जो काम उसको सही लगता है वो वैसे करता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज इंडिपेंडेंट, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड सर्वेंट जो है वो हमेशा अपने मास्टर के अंदर ही काम करेगा, जो काम मास्टर करने को कहेंगे वही करेगा और उससे वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, ठीक है, वहाँ जाने के लिए मैंने एक टैक्सी जो है हायर करी। अब मैं टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी ड्राइवर ने वाइल ड्राइविंग एक एक्सीडेंट कमिट किया। अब टैक्सी ड्राइवर ने जो है वो एक्स को मार दिया, एक्सीडेंट कमिट हो गया। अब क्या उस टैक्सी ड्राइवर की गलती के लिए मेरी वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी? द आंसर इज नो। क्यों वाइकेरियस लायबिलिटी क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमारे बीच वाइकेरियस लायबिलिटी के एसेंशियल्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं।
ना तो हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो पा रहा है और ना ही वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, बट ही कैन नॉट बी टर्म्ड एज माई सर्वेंट। वो मेरा सर्वेंट नहीं है बिकॉज ही इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिप्शन। मैं उसको नहीं बता सकती कि गाड़ी किस तरीके से ड्राइव करनी है, मैं नहीं बता सकती कि किस रूट पे मुझे लेके जाना है। ही हैज़ ओनली वन डेस्टिनेशन, वो मुझे वहाँ पहुँचा देगा। तो क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ही इज़ हिज ओन मास्टर, तो वहाँ पे हमारे बीच कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ, इसीलिए इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज समथिंग जिसके लिए मैं वाइकेरियसली लायबल हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैं अपने सर्वेंट को बुलाती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि रेलवे स्टेशन जाना है, तो अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसके लिए मेरी वाइकेरियस लायबिलिटी ऑब्वियसली बनेगी, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। वो मेरी डिस्क्रिप्शन में है, मेरे कंट्रोल में है, जिस रास्ते से मैं कहूँगी उसी से वो लेके जाएगा, जैसे मैं कहूँगी वैसे वो ड्राइव करेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सर्वेंट। तो ये समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रॉन्गफुल मास्टर की लायबिलिटी सिर्फ तब बनेगी जब रॉन्गफुल एक्ट सर्वेंट करेगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो मास्टर की लायबिलिटी नहीं एस्टैब्लिश होगी। अब इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। जनरल रूल यही है, मास्टर अपने सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल है। पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म किसी एक या दो पार्टनर्स की गलती के लिए लायबल होते हैं। सेम इज द केस विद प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जहाँ पे प्रिंसिपल अपने एजेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होता है। अब यूजुअली होता क्या है कि एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मैंने अपने घर का कोई काम करवाना था, उसके लिए मैंने किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। अब मैं कौन हुई, एम्प्लॉयर। वो इंसान कौन हुआ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज एक मास्टर एक एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं होता, लेकिन लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, ओवर द टाइम वो इवॉल्व हुई हैं, तो उनको समझना ज़रूरी है। अब एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयर की कब कब लायबिलिटी बनेगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, दो जनरली एज अ जनरल रूल ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले तो अगर एम्प्लॉयर ने एक्सप्रेसली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ गलत करने को कहा, व्हेन ही हिमसेल्फ आस्क्ड हिम टू कमिट सम रॉन्गफुल एक्ट, तो वहाँ पे उसकी लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया, अथॉरिटी पॉइंट आ गया। अथॉरिटी आया ना, एम्प्लॉयर ने खुद ऑथराइज किया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ गलत करने को, ही हिमसेल्फ हैज बिकम अ पार्टी टू दैट रॉन्गफुल एक्ट, तो वहाँ पे वो कौन हुए, जॉइंट टॉर्टफीजर्स हुए। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश होगी। तो जनरली ऐसा नहीं होता, बट पहली एक्सेप्शन ये है। दूसरी एक्सेप्शन आती है रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वो भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स का हम कवर करेंगे, बट अभी के लिए हम बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब एक इसको समझने के लिए हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, विच इज रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया था। डिफेंडेंट ने अपने घर पे एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया था, और उसको कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए डिफेंडेंट ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था। यानी कि डिफेंडेंट कौन बन गए, एम्प्लॉयर बन गए, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। पर जब उसने रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट किया तो उसने ध्यान नहीं दिया, और नीचे कुछ शाफ्ट्स थी, वाटर शाफ्ट्स। रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट हुआ और उस दौरान जो वाटर शाफ्ट्स थी अंडरग्राउंड, वो एकदम से जो है वो ओपन अप हो गई, तो पानी बिल्कुल जो है वो ओवरफ्लो हो गया, जिस कारण प्लेंटिफ की कोल माइंस जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। प्लेंटिफ की कोल माइंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने तो केस फाइल करना ही था ऑब्वियसली, ठीक है, उनका जो डैमेज हुआ उसके लिए कॉम्पेंसेशन वो क्लेम करेंगे ऑब्वियसली फ्रॉम द डिफेंडेंट्स। अब यहाँ पे पढ़ा तो हमने ये था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए एम्प्लॉयर की कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती है, बट इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसको कोर्ट ने धीरे धीरे विद टाइम विद न्यू केसेस इमर्जिंग इवॉल्व किया था, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। तो ये पहला केस था जहाँ पे इस प्रिंसिपल को इवॉल्व किया गया था और कहा गया था कि वैसे जनरली ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे इस केस में पर्सनली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए इस डिफेंडेंट की जो लायबिलिटी है वो बनेगी। दूसरा होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब 100% लायबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज सेटअप हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हैजार्डस वर्क हो रहा है, जो एक्सप्लोजिव्स की फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा हैजार्डस वर्क होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, है ना, अगर वो किसी को नहीं पता वो केस लॉ, तो यू कैन उसको आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो।
गूगल पे जाके, तो वहाँ पे क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, उस केस में भी जो गैस थी वो एक हद तक बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत एरियाज तक चली गई थी गैस, जिस कारण लॉट मैनी पीपल डाइड, बहुत लोगों की डेथ्स भी हो गई थी। तो यहाँ पे भी अब इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हैजार्डस एक्सप्लोजिव्स के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो, तो कोर्ट ने ये कहा था कि जो इन फैक्ट्रीज़ के ऑनर्स हैं उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी, वो अपनी लायबिलिटी को किसी भी रीज़न से कोई भी डिफेंस लेके जो है वो इसको इवेड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हमने जो जनरल डिफेंसेस रीड करे थे, पहला चैप्टर जो रीड किया था जनरल डिफेंसेस, वो डिफेंसेस भी हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कोई डिफेंस अवेल नहीं हो सकता, इट इज़ एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी, 100% लायबिलिटी होती है आपकी। तो यहाँ पे भी उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाईवेज के केसेस पे। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो घर है वो बाय द साइड ऑफ अ हाईवे है, और मैंने किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था और मैंने अपने घर की बाहर वाली साइड एक लैंप कंस्ट्रक्ट करवाया। अब कल को क्या हुआ, वो लैंप गिर जाता है। ठीक है, कोई भी रीज़न के कारण वो जो लैंप है वो गिर जाता है और हाईवे पे जाते किसी इंसान को उससे इंजरी हो जाती है। अब ऑब्वियसली दैट पर्सन विल फाइल अ केस। वहाँ पे मैं अपनी लायबिलिटी को इवेड नहीं कर सकती हूँ ये कहकर कि मैंने तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था, उसने शायद अच्छे से काम नहीं किया और इसीलिए ये लैंप गिर चुका है। तो वहाँ पे इट इज़ अ केस ऑफ नेग्लिजेंस। मेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो किया बट आई हैव नॉट चेक्ड इट थरली। मेरे को ध्यान रखना चाहिए था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे आया और क्या क्या वर्क हुआ। तो वहाँ पे ये केस ऑफ नेग्लिजेंस बन जाता है। हम इसीलिए मेरी भी वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी, वहाँ पे आई कैन नॉट इवेट माई लायबिलिटी। और एक और पॉइंट आता है जो एक्सेप्शंस में नहीं, अलग से पॉइंट है, विच इज़ नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर मैं नेग्लिजेंटली डेलीगेट करती हूँ, मतलब इंटरेस्ट करती हूँ समबडी विद सम अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल एक बस ड्राइवर है, बस के ड्राइवर ने क्या किया, कंडक्टर को अथॉरिटी दे दी कि आप जाओ और इस बस को चला लो। अब कंडक्टर को वो ड्राइव करना नहीं आया और कंडक्टर ने एक्सीडेंट कमिट किया। तो क्या यहाँ पे जिन भी लोगों को, जिसको भी नॉक ऑफ किया, जिसकी भी डेथ हुई, अगर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो केस फाइल करते हैं अगेंस्ट दैट बस, अगेंस्ट दैट ड्राइवर, ऑब्वियसली अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की भी वाइकेरियस लायबिलिटी एस्टैब्लिश होगी। यहाँ पे भी क्या है, नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ड्राइवर ने नेग्लिजेंटली डेलीगेट किया कंडक्टर को ऑफ अथॉरिटी टू ड्राइव द बस, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्राइवर शुड ड्राइव द बस। तो यहाँ पे स्टेट की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी। हाँ, अगर केस थोड़ा डिफरेंट होता कि ड्राइवर को इस चीज़ का पता ही नहीं कि कंडक्टर बस को ड्राइव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बस जो है वो बाय द साइड ऑफ अ रोड खड़ी है, ड्राइवर रिफ्रेशमेंट लेने गए हैं और कंडक्टर ने सोचा कि मैं बस को टर्न कर देता हूँ, एंड वाइल टर्निंग वो एक्सीडेंट कमिट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर ही लायबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन अथॉरिटी नहीं है, ना तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा और ना ही वो चीज़ जो है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में की गई है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अथॉरिटी इज मिसिंग। जो ड्राइवर थे उन्होंने एक्सप्रेसली ऑथराइज नहीं किया था कंडक्टर को टू ड्राइव। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे समझ लो दोनों केसेस हो सकते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। ठीक है, तो वो हम पूरा जब सर्कमस्टांसेस को स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि इज देयर एनी काइंड ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज एंड दैट रॉन्गफुल एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जब ये चीज़ हो जाती है तो वहाँ पे ईजिली वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है। So thank you so much guys, we are done with this chapter. Meet you in next video. Thank you.